तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। 3 थ्योरम है इसके अंदर, थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5, और ये तीनों थ्योरम मिलती जुलती हैं। ठीक है, जो रचना आप 6.3 में करेंगे वही रचना 6.4 में करनी है, वही रचना 6.5 में करनी है। ठीक है, तो मैं इन तीनों थ्योरम्स को कराऊंगा, लेकिन अलग अलग करके, इकट्ठा नहीं करा सकता, क्योंकि इकट्ठा कराऊंगा तो फिर सब मिक्स हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तीनों थ्योरम बहुत डीप हैं। ठीक है, तो इन थ्योरम्स को आप समझिए, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस किए ये आपको समझ में नहीं आएंगी ना, कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर कि भैया मैं इस थ्योरम को कर सकता हूँ। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है, आपको ये विश्वास लाना है कि हम ये थ्योरम कर सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिनिमम 3 या 4 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। थ्योरम 6.3 देखो आप, चलो क्या क्या लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब समझो, दो त्रिभुज हैं, मान लो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज मान लो ये है ABC, और इसको मैंने मान लिया P क्या हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनके संगत कोण बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। जो ये पहली लाइन होती है ना, जनरली ये आपको दी होती है, और जो सेकंड लाइन होती है ये आपको प्रूफ करनी होती है। जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो त्रिभुज हैं और संगत कोण बराबर है, यानी एंगल A बराबर दिया है एंगल P के, एंगल B बराबर दिया है एंगल Q के, एंगल C बराबर दिया है एंगल R के। ये आपको बराबर दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको इनकी संगत भुजाओं का रेशो, जो अनुपात है, वो बराबर दिखाना है। समझ आई, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात कह लो या समानुपाती कह लो, बात एक ही है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में है। ठीक है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो ऐसे पूछेगा कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है और सिद्ध करो कि इनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी। समझ में आ गई। और जब आप ये प्रूफ कर देंगे तो त्रिभुज अपने आप ही समरूप हो जाने हैं। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि AB PQ का रेशो, AC PR का रेशो और BC QR का रेशो, ये तीनों रेशो बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है। तो ध्यान से समझना है इस पर मेरे को। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लिखिएगा, दिया है प्रॉपरली, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो त्रिभुज दे रखी हैं और उनके संगत कोण बराबर बताए गए हैं। यानी हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में एंगल A बराबर दिया गया है एंगल P के, एंगल B बराबर दिया गया है एंगल Q के, एंगल C बराबर दिया गया है एंगल R के। ये तो आपको बराबर दिया है। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको इनकी भुजाओं का अनुपात जो है ना वो बराबर सिद्ध करना है। यानी AB PQ का अनुपात, AB PQ का अनुपात बराबर प्रूफ करना है AC PR के अनुपात के, AC PR के अनुपात के, और ये बराबर प्रूफ करना है BC QR के अनुपात के, BC QR के अनुपात के। समझ में आ गई। ये आपको दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, अच्छा इसके लिए आप करेंगे रचना। अच्छा अब बात आती है रचना करनी क्यों है, उसका रीज़न समझो। देखो जो भी थ्योरम हम प्रूफ करते हैं ना, जैसे ये 6.3 थ्योरम प्रूफ कर रहा हूँ, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे जो इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ रखी है ना, उनका यूज़ करना होता है। इससे आगे जो पढ़ रखे हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उनका यूज़ नहीं कर सकते। इस थ्योरम को छोड़ करके आप बाकी जितने भी थ्योरम है, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सब का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो थ्योरम आपने प्रूफ करनी होते हैं ना, आप उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हो अगर आप उसके पिछले थ्योरम्स को लेके चलो तो। समझ में आ गई। जैसे 6.3 प्रूफ करनी है ना, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे 6.1 6.2 ये जो दोनों थ्योरम थी इनका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 6.3 प्रूफ करनी है। अब इससे पहले तो मैंने BPT पढ़ी है बस, तो मुझे BPT का यूज़ करना पड़ेगा। अब BPT का यूज़ के लिए मैं एक त्रिभुज ले लूँगा। लेट्स से मैंने ये ले ली PQR।
अब मैं इस त्रिभुज में बीपीटी का यूज़ करूंगा। बीपीटी का यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए ना, फिर उन दोनों को जोड़ूंगा, एक रेखा और चाहिएगी। बीपीटी तभी कर पाते थे ना जब कोई रेखा समांतर होती थी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लूंगा, लेट से ये पॉइंट ले लिया ई, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा लेट से एफ, है ना, और इनको दूंगा जोड़। अच्छा, ये पॉइंट ऐसे लेने हैं ताकि ये जो पीई की लेंथ है और ये जो ए बी की लेंथ है ये बराबर हो। समझ आ गई? आपने पॉइंट तो ले लिया ई, लेकिन ये पॉइंट ऐसी जगह लेना है ताकि पीई और ए बी इनकी लेंथ बराबर हो। आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन में लिखना है ना। ऐसे ही एफ पॉइंट ऐसी जगह लेना है ताकि पी एफ और ए सी की लेंथ क्या हो, बराबर हो। समझ आ गई? क्यों करी रचना पता चला? क्योंकि हमें ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज़ करना होता है। अब इससे पहले थ्योरम पढ़ी हमने बीपीटी, तो बीपीटी का यूज़ करने के लिए मुझे एक रेखा चाहिएगी ना। बीपीटी होती क्या थी, जब किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, है ना। तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर लगाऊंगा बीपीटी। बीपीटी लगाने से फ़ायदा क्या होगा, मुझे रेशो बराबर मिल जाएगा, यानी पीई और ई क्यू का रेशो बराबर मिल जाएगा पीएफ और एफ आर के। फिर उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा ऐसा बना दूंगा। बस समझ आ गई? बहुत छोटी थ्योरम है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। हमने बीपीटी का यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रचना करी। रचना करने से फ़ायदा क्या होगा, रेशो बराबर आएगा। रेशो जो आएगा ना, उस रेशो को मैं बदल बदल के ऐसा बना दूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है वो देखो। आप कहोगे कि पी क्या ऊपर ई एक बिंदु लिया, और पी आर पर एफ दूसरा बिंदु लिया, है ना। ये दोनों बिंदु लिए हैं, और किस तरीके से लिए हैं, ताकि जो ए बी की लेंथ है वो बराबर हो जाए पीई के, ताकि ए बी की जो लेंथ है वो बराबर हो जाए पीई के, और जो ए सी की लेंथ है वो बराबर हो जाए पी एफ के। ऐसे किया है, ठीक है। तो इतना आप नोट करो पहले, उसके बाद नीचे चलते हैं। देखो जी, अब करते हैं हम सिद्ध। स्टेप समझ लो पहले कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप यूज होंगे, है ना। स्टेप समझ लोगे तो फिर आसानी रहेगी। स्टेप क्या यूज़ करना है, हमने कैसे ना कैसे करके ई एफ को क्यू आर के समांतर करना है। क्यों समांतर करना है, ताकि मैं बीपीटी लगा पाऊँ। बीपीटी तो तभी लगेगी ना कि अगर ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो रेशो बराबर होगा, है ना। ये रेखा इस रेखा के समांतर कर दी, ई एफ को आपने क्यू आर भुजा के समांतर दिखा दिया कैसे ना कैसे करके। जैसे ही ये समांतर दिखा दोगे तो रेशो हो जाएगा बराबर, पीई क्यू आर का पीई ई क्यू का रेशो बराबर हो जाएगा पी एफ एफ आर के। फिर आप उसको मॉडिफाई कर देना, थोड़ा सा चेंज करना और उसको ऐसा ऐसा बदल देना, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि कैसे ना कैसे करके ई एफ को क्यू आर के समांतर किया जाए। अब उसको समांतर कैसा करना है वो समझो। अब ई एफ को क्यू आर के समांतर करना चाहते हो ना, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों त्रिभुजों को देखूंगा, ए बी सी और पी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों को, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करूंगा मैं, और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे सर्वांगसम। कैसे, ये रेखा तो इस रेखा के बराबर है, आपने रचना करी, है ना। ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है, क्यों, क्योंकि आपने रचना करी। और ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा था, एंगल ए और एंगल पी बराबर है। तो साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से आप इन दोनों को सर्वांगसम कह सकते हो, समरूप भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे सर्वांगसम कह लो चाहे समरूप कह लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने सर्वांगसम कह दिया इन दोनों को। सर्वांगसम करने से होगा क्या, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, होगा ना। एंगल ये जो बी है ये एंगल ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी। ऐसे एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा वो देखो। एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, लेकिन एंगल बी तो एंगल क्या के बराबर दिया था। समझ में आई? आपने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया, सर्वांगसम किया। लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी को आप पहले सर्वांगसम करोगे त्रिभुज पी ई एफ के, कर दिया। जब इसको सर्वांगसम करोगे तो एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। और जो एंगल सी है, ये जो एंगल सी है ये बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, ठीक है। ठीक, लेकिन हमें तो एंगल बी एंगल क्या के बराबर दिया था, लेकिन
हमें तो एंगल बी किसके बराबर दिया था, एंगल क्या के बराबर दिया था, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर दिया था, यही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एंगल बी एंगल ई के भी बराबर है, एंगल बी एंगल क्या के बराबर है, तो ई और क्या ये दोनों कौन बराबर हो गए, ये बात है ना। और सी एफ के बराबर है, सी आर के बराबर है, तो एफ और आर ये भी तो दोनों बराबर हो गए। अब फायदा क्या होगा, ये दोनों आपके संगत कोण है, ध्यान है आपको, इस तरीके से क्लास 9 में पढ़े थे आप, ये दोनों कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। और जब संगत कोण बराबर होते हैं ना तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब आपने क्या कर दिया, ई और क्या को बराबर कर दिया, एंगल बी ई के बराबर, एंगल बी क्या के बराबर, तो ई और क्या बराबर नहीं हो गए, तो ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये रेखा इसके क्या हो गई, समांतर हो गई। ये बात पढ़ी है, सब संगत कोण बराबर होते हैं, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है ना। तो इस तरीके से मैं ई एफ और क्या को समांतर करूंगा। ये मैं पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि जब हम करें ना तो आपको ऐसा ना लगे कि मतलब ऐसा फील ना हो कि हम करते क्या जा रहे हैं। अभी आपको रोड मैप पता चल गया ना कि हमने करना क्या। पहला स्टेप क्या करना है, आपको ये दोनों त्रिभुज हाईलाइट कर दो एक बार, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों को आपने दिखाना है सर्वांगसम। सर्वांगसम दिखाने से फायदा क्या होगा बताओगे, बताओ शाबाश, अपने आप बताओ, मैंने सारी बातें बता दी आपको। इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दिया, इससे फायदा क्या होगा बोलो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, ठीक है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, ठीक है जी, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया। लेकिन हमें तो एंगल बी किसके बराबर दिया था, एंगल क्या के, एंगल सी किसके बराबर दिया था, एंगल आर के। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ई और एंगल क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसे एंगल एफ और एंगल आर ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, ये बराबर हो गए। तो ये और ये रेखा क्या होगी आपकी, समांतर होगी। अब समांतर हो गई तो उसके बाद लगाएंगे बीपीटी। बीपीटी के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बीपीटी लगाओगे तो रेशो बराबर आ जाएगा ना, बीपीटी से लगाते थे रेशो बराबर आ जाए। अब बीपीटी लगाने से क्या होता है, रेशो बराबर आ जाएगा, फिर उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर करके ऐसा ऐसा बना दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इन सभी बातों को एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, है ना। कहाँ तक पहुँचे अब तक हमने बीपीटी लगा के रेशो को बराबर किया, पीई क्या का रेशो बराबर किया पी एफ एफ आर के, ठीक है। तो इन सभी बातों को लिखते हैं, चलो, है ना। और ये जो जितने भी स्टेप मैंने कराए हैं ना, ये अभी जितने स्टेप बताए हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और ध्यान रखने का ऐसा मतलब नहीं है कि आपको बार बार रटना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया, इन दोनों को हमने किया सर्वांगसम। तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आपको, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी और पी ई ये दोनों बराबर हैं। क्यों है बताओगे, रचना करी थी, की थी नहीं की थी, है ना। अच्छा, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये आपको दिया है, ठीक है। और जो ए सी है ये बराबर है पी एफ के, क्यों, क्योंकि आपने रचना की थी। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, समरूपता भी कह सकते हो, मैं सर्वांग सम कह रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, जब सेम साइज और सेम शेप हो जाते हैं ना तो आप ज़्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, सर्वांग समता को करते हैं। समरूप भी होती हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा किस चीज़ की बात बता रहा हूँ, है ना। हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जब सेम साइज और सेम शेप हो गई तो आप उसको सर्वांग सम कह दें, ठीक है। समरूप कहोगे तब भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, जो त्रिभुज है ए बी सी ये हो गई जी हमारी सर्वांगसम किसके, पी ई एफ के। अच्छा, ये दोनों सर्वांगसम होगी। इसके बाद एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के, एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ के। रीजन लिखेगा सीपीसीटी। अच्छा ध्यान दें, एक बात बताता हूँ आपको मैं, आपको मैंने पहले ही बताई थी, जब आप समरूपता कसौटी लगाते हैं ना तो उसमें सीपीसीटी नहीं लिखा जाता, उसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप सर्वांग समता का यूज़ करते हैं तब आप सीपीसीटी लिख सकते हैं। सीपीसीटी होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होते हैं, बराबर। या तो आप पूरा लिखो हिंदी में कि भाई सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, वो लिख दो, या फिर इंग्लिश में सीपीसीटी लिख दो। लेकिन समरूपता में कभी भी आप सीपीसीटी मत लिखना, नंबर कट जाएंगे आपके ना। सीपीसीटी जो है सर्वांगसमता में यूज होता है। सी यहाँ पे जो है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांगसम त्रिभुज, समझ में आ गई। आगे देखो फिर, पर
हमारा एंगल बी एंगल ई के बराबर आया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आया, लेकिन हमें तो यार एंगल बी किसी और के बराबर दिया था। किसके बराबर दिया था? एंगल बी तो जी एंगल क्यू के बराबर दिया था, याद है कि नहीं है? सबसे ऊपर यही तो लिखा था हमने, देखो आपने नोट करे हो तो साथ साथ नोट कर लेना भाई, ये दोनों बराबर दिए थे ना, ठीक है जी। तो ऐसे ही एंगल सी किसके बराबर दिया था? एंगल आर के बराबर दिया था, ये भी हमें दिया है ना। तो एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दिया था, तो इसका मतलब ई और क्यू क्या हो गए? बराबर नहीं हो गए? तो एंगल ई और क्यू क्या हो गए? बराबर हो गए। ऐसे ही एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर दिया था, इसका मतलब एफ और आर क्या हो गए? बराबर हो गए। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आया? तो हम अब तक हम कहाँ पे पहुंचे? हमने ई और क्यू को बराबर कर दिया, एफ और आर को बराबर कर दिया। अब कहेंगे कि सर ये संगत कोण है, और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कह दीजिए ये, मैं साइड में लिख दूँ, इन त्रिभुजों को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं एक ही पेज पे सारा काम करा पाऊँ। 2 मीटर को अगर ये थोड़े से छोटे हो जाएं तो हो जाने चाहिए, अच्छा दिक्कत आएगी। छोटे नहीं होंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रही तो। इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो इनको मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, नीचे लेके चलते हैं इसको, इतना नोट कर लो पहले आप, ठीक है। देखो चलें, देखो जी, अब हमने क्या कर दिया? एंगल ई एंगल क्या को बराबर कर दिया, एंगल एफ एंगल आर को बराबर कर दिया। तो मैं क्या कह दूंगा कि सर ये संगत कोण है, ये संगत कोण है जो कि बराबर है, और जब संगत कोण बराबर होते हैं ना तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संगत कोण बराबर आ गए, इसका मतलब ई एफ और क्यू आर ये दोनों क्या हो गई? आपकी समांतर हो गई। बात क्लियर है? अच्छा, अब ई एफ और क्यू आर को समांतर क्यों किया, बताना मुझे। हमने ई एफ और क्यू आर को समांतर किया क्यों? क्योंकि हमें बीपीटी लगानी थी, बताया तो मैंने 6.3 थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं ना, तो इससे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसका हमें यूज़ करना होता है। अब इससे पहले मैंने बीपीटी पढ़ी थी, तो बीपीटी का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, है ना, और ये दोनों पॉइंट्स लेकर इस ई एफ रेखा को मैंने क्यू आर के समांतर दिखा दिया। समांतर दिखाने के बाद मैं बीपीटी लगा सकता हूँ। जितना भी मैंने तामझाम किया ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं बीपीटी लगा पाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर पी ई और ई क्यू का रेशो, पी ई और ई क्यू का रेशो बराबर हो गया पी एफ और एफ आर के। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने पी ई और ई क्यू का रेशो किसके बराबर कर दिया? पी एफ और एफ आर के। अब मुझे चाहिए क्या वो देखते हैं। देखो कहाँ गया जरा, मुझे चाहिए ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर, है ना। यानी मुझे ए बी बटा पी क्यू चाहिए, मेरा क्या आ रहा है? पी ई बटा पी ई क्यू आ रहा है। मुझे चाहिए ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर। मुझे चाहिए तो ये, मुझे चाहिए तो ये, और मुझे आ क्या रहा है? आ रहा है ये, है ना। यानी मुझे इस स्टेटमेंट को बदल करके ऐसा ऐसा बनाना है। बेशक पहले 2 जैसा बना दो, तीसरा तो मैं अपने आप लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी मुझे इन दोनों को बदल करके ऐसा ऐसा बनाना है। यहाँ बात समझ में आ गई? यानी मुझे पी ई को बदल करके ए बी बनाना है, पी ई को बदल करके क्या बनाना है? ए बी। ये तो कभी भी बना सकते हैं, पी ई को तो कभी भी आप ए बी बना सकते हो, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। आपने कंस्ट्रक्शन करके बराबर किया था, तो पी ई की तो मैं ए बी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, ई क्यू को बदल करके मुझे पी क्यू बनाना है, ई क्यू को बदल करके मुझे पी क्यू बनाना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ई क्यू को मुझे पी क्यू में बदलना है। याद है आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस, उसमें भी ऐसा ही होता था। इस ई क्यू को बदलने के लिए हमें ई क्यू को बदल करके हमें पी क्यू जैसा बनाना होता था। हम क्या करते थे? पहले रेसिप्रोकल करते थे, एक एक जोड़ते थे, याद है कि भूल गए? याद है ना, पहले उसका उल्टा करते थे, उल्टा करके एक एक जोड़ते थे। वही सेम स्टेप हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो यानी पीई को तो मैं कभी भी बदल सकता हूँ, ये जो पीई आया है मेरा, इसको तो मैं कभी भी बदल सकता हूँ, कभी भी ए बी में बदल सकता हूँ, है ना। मेन मुद्दा इस ई क्यू का है, तो सबसे पहले हम ई क्यू को बदलते हैं, ऐसे ही एफ आर को बदलते हैं, ठीक है। इसको बदलने के बाद मैं पीई को तो आराम से बदल दूंगा, बस समझ में आ गई। तो इसको तुम मिटाओ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है?
मुझे पता चल गया कि भैया पी को तो हम आराम से बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ई क्यू को बदलना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे रीजन लिख देना पहले तो बीपीटी से। अब देखो, अब मैंने बताया था जिसको बदलना है ना तो आप उसको ऊपर लेके आओ। अब मुझे ई क्यू को बदलना है तो मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। ई क्यू को ऊपर ले गया, पी को नीचे ले आया, ऐसे इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। एफ आर को ऊपर ले गया, पी एफ को नीचे ले आया। क्यों रेसिप्रोकल किया? ताकि हम ई क्यू और एफ आर को बदल सकें। ई क्यू को हम बदल सकें पी क्यू के अंदर, क्योंकि मुझे जो चाहिए उसके अंदर पी क्यू लिखा हुआ है ना। और पी एफ को हम बदल सकें, हाँ पी एफ को हम बदल सकें किसके अंदर, सॉरी पी एफ नहीं, एफ आर को हम बदल सकें किसके अंदर, पी आर के अंदर। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। रीजन लिख दीजिएगा रेसिप्रोकल करने पर। अच्छा, हिंदी में क्या करते हैं वो बता देता हूँ। अगर आपको हिंदी में लिखना हो ना तो आप इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रमित करने पर, लेकिन ये शब्द जो है ना ये दिमाग में बहुत कम जाता है, इसलिए हम इंग्लिश में लिखवा देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। ये कर दिया। आगे देखो, अब क्या करते थे, दोनों में एक एक जोड़ते थे, तो इसमें भी एक जोड़ दो और इसमें भी एक जोड़ दो। रीजन दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम आ गया पीई, ऊपर देखो तो क्या हो जाएगा, ई क्यू प्लस पीई एकम पीई बराबर, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम आ गया पी एफ, ऊपर देखो तो क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस पी एफ। इसको सोल्व करते हैं, ये तो नोट करो पहले आप। ठीक है, देखो ई क्यू प्लस पीई, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बारी। ई क्यू प्लस पीई, ई क्यू में अगर आप पीई जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, पीई का पीई बराबर, एफ आर में पी एफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर में अगर आप पी एफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, बटे में क्या है, पी एफ है। अब वापस इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, यही चाहिए ना। तो इनके बटे में मुझे पी क्यू पी आर चाहिए। अभी पी क्यू पी आर ऊपर है ना, तो उल्टा कर लो। तो अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई बटा पी क्यू बराबर पी एफ बटा पी आर, है ना। तो देखो ध्यान से, पी क्यू पी आर नीचे आ गए और यही मुझे चाहिए था। ठीक है, अब इसका रीज़न लिख देना रेसिप्रोकल करने पर। बात समझ में आई आपके? ठीक है, अच्छा अब मुझे चाहिए क्या, बताओ वापस से। मुझे चाहिए ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ये चाहिए मुझे। मुझे मिल रहा है पी ई बटा पी क्यू, यानी मुझे इस पी ई को ए बी के अंदर कन्वर्ट करना है। हो जाएगा ना, ये तो बहुत आसान है। पी ई को ए बी के अंदर तो कभी कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो कर लेते हैं, चलो। अब ये जो पी ई है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ए बी के अंदर, पी क्यू को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ना। पी एफ को कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, ए सी के अंदर, पी आर को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे चाहिए और यही मुझे प्रूफ करना था। ऐसे ऐसे तो प्रूफ करना था, बस ए को लगाना था इसके अंदर, बी सी क्या हुआ। तो इतना तो कर दिया, चलो इतना तो आ गया। अब इसको लगाने के लिए आपको वापस से इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप वापस से इतनी सारी मेहनत करें और उसके बाद बी सी क्या वर्ड लाएँ, है ना। तो आप डायरेक्टली लिखिएगा, आप कहिएगा इसी प्रकार ए बी बटा पी क्यू बराबर आया ना ए सी बटा पी आर के। तो इसी तरीके से मैं बी सी बटा क्यू आर के बराबर भी कर सकता था। कब कर सकते थे वो बताऊं, ये बी सी बटा क्यू आर कब आ सकता था। देखो अब की बार तो आपने यहाँ पर रेखाएं खींची थी, अगर आप यहाँ पर रेखा ना खींच करके यहाँ पर खींचते, समझ रहे हो, इसको एक बार मिटा रहा हूँ मैं, वापस लगा दूंगा, ए मिट जा भाई साहब। मैंने यहाँ पे रेखा खींची थी ना, अगर मैं यहाँ पे ना खींच करके इन पर खींचता, ऐसे ऐसे खींचता, तो यहाँ पर जो पी क्यू है और क्यू आर है, समझ में आ गई। फिर आप क्या कर सकते थे, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर को बराबर कर पाते हैं। समझ में, अभी तो आपने ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर को बराबर किया। अगर आप यहाँ पर रेखा खींचते ऐसे, तो आप क्या कर लेते, ए बी बटा
पी क्यू को बी सी बटा क्यू आर के कर देते हैं, है ना। इतना करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप ऐसा खींच के दिखाएं, उसको दिखाएं भी हम ऐसा करते तो ऐसा होता, कुछ नहीं करना, आपने बस लिखना इसी प्रकार, है ना। इन दोनों को बराबर किया तो मैं इन तीनों को भी कर सकता था, क्योंकि मैंने अब की बार रेखा खींची यहाँ पे, समझ में आई। अब की बार रेखा कहाँ खींची है, अब की बार रेखा खींची जी यहाँ पर, यहाँ पर। अगर मैं यहाँ ना खींच करके यहाँ खींचता तो फिर यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर आना था, यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर आता, ठीक है। तो बस आपने लिख दिया, तो ये हो गया जी आपका सिद्ध। और ये थ्योरम आपको हो सकता है कि बहुत कम समझ में आई हो, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम है ही बहुत डीप, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार थ्योरम डीप है, ध्यान से समझना। स्टेप समझ लो, स्टेप समझोगे तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप समझ में आएगी। स्टेप क्या किया, सबसे पहले हमने ये दोनों ग्रीन ग्रीन त्रिभुजों को सर्वांग समछेद किया, उससे क्या हुआ, एंगल बी एंगल ई के बराबर आया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आया। लेकिन एंगल बी तो एंगल क्या के बराबर दिया था, एंगल सी एंगल आर के बराबर दिया था, यानी ये दोनों कौन बराबर आ गए, इतनी बात तो समझ में आ गई थी। ये रेखाएं आपने समांतर कर दी, ये भी बात समझ में आ गई थी, है ना। फिर बीपीटी लगाई, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या किया, जो बीपीटी लगाई थी ना उसमें मुझे रेशो मिला ऐसा, लेकिन जो मुझे रेशो चाहिए था वो था कुछ ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए था। तो मैंने देखा यार मुझे मिला है ऐसा, मैं इसमें पी को तो कभी भी चेंज कर सकता हूँ, है ना। मेन बात इस ई क्यू की है, मुझे इस ई क्यू को पी क्यू के अंदर चेंज करना है। तो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा था, उल्टा करके जोड़ना, है ना, तो वही सब चीज़ किया और मैं पहुंच गया यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर मैंने पी को चेंज कर दिया ए बी में, सुन में आ गई। चेंज करने के बाद मैं लिख दिया इसी प्रकार, ये दोनों बराबर हैं तो तीनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये थ्योरम खत्म होती है। इस थ्योरम की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, है ना, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बस यही, हाँ इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगी। आप किसी भी टीचर्स की वीडियोस देख लो, है ना, मैं ये नहीं कहता कि मेरी देखो, किसी की भी टीचर की वीडियो देख लो, बिना प्रैक्टिस के ये थ्योरम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।